नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का बाघ संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील। दुनिया के 70% बाघ भारत में, 5 साल में 22% का इजाफा। दक्षिण एशियाई वन्यजीव नेटवर्क में शामिल होगा भारत। पीएचडी के लिए महिलाओं और विशेष रूप से सक्षम को मिलेगा ज्यादा वक्त। 8 साल में पूरा कर सकेंगे पीएचडी। महिलाओं को 240 दिन मातृत्व अवकाश देने का फैसला। सूखा और मनरेगा फंडिंग में देरी पर केंद्र को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सूखाग्रस्त 10 राज्यों का मांगा ब्यौरा। राहत पहुंचाने के तरीकों पर उठाए सवाल। मार्च में 6 महीने के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर 5% के नीचे पहुंचा आंकड़ा। 3 महीने की गिरावट के बाद फरवरी में 2% बढ़ा औद्योगिक उत्पादन। और आर्थिक विकास को लेकर आईएमएफ की रिपोर्ट। दुनिया में सुस्ती के बावजूद भारत में तेजी रहेगी बरकरार। चीन से 1% ज्यादा रहेगी वृद्धि दर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील की है। मंगलवार को दिल्ली में बाघ संरक्षण पर तीसरे एशियाई मंत्री स्तरीय बाघ संरक्षण सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बाघों के अवैध शिकार से बचाना एक बड़ी चुनौती है। वन्यजीव संरक्षण की दिशा में अहम कदम उठाते हुए भारत दक्षिण एशियाई देशों के नेटवर्क 7 को स्वीकार करने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका ऐलान भी किया। दिल्ली में बाघ संरक्षण पर तीसरे एशियाई मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बाघों के संरक्षण को विकास से जोड़कर देखना चाहिए। लिहाजा वन और वन्यजीव प्राणियों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। I would like to emphasize that conservation of tiger is not a choice. It is an imperative. I would also like to emphasize that regional cooperation is essential for combating wildlife crime. In this conference, let us resolve to work together to protect the tiger and his space. प्रधानमंत्री ने बाघों की तस्करी पर भी लगाम लगाने की बात कही। उन्होंने कहा कि बाघ संरक्षण केंद्र और राज्यों की सामूहिक जिम्मेदारी है। It appears that tiger habitats have reduced drastically across tiger range countries. The situation had been aggravated further by the ongoing trafficking in body parts and derivatives of this magnificent animal. इस मौके पर पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने 3 नए बाघ संरक्षण क्षेत्र बनाए जाने की जानकारी दी। उन्होंने कहा देश में इस वन्यजीव की आबादी को बढ़ाकर करीब 2500 कर दिया गया है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में करीब 2226 बाघों का वास स्थल है, जो विलुप्त प्राय बाघ प्रजाति की 70% वैश्विक आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। WWF के अनुमान के मुताबिक पिछले 5 साल में दुनिया में बाघों की आबादी 3200 से बढ़कर 3890 हो गई है, जो 22% की वृद्धि है। 3 दिवसीय इस सम्मेलन में 700 से ज्यादा बाघ विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, प्रबंधक और इससे जुड़े लोग शामिल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के 9 बागी विधायकों की सदस्यता मामले की सुनवाई करते हुए स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल से जवाबी हलफनामा दायर करने को कहा है। इसके लिए स्पीकर को 18 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है, जबकि 22 अप्रैल को बागियों की तरफ से उस पर अपना पक्ष रखने को कहा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। अयोग्य करार दिए गए विधायकों ने हाईकोर्ट से कहा कि स्पीकर ने फैसला देने में जल्दबाजी में नियमों की अनदेखी की है। हालांकि स्पीकर की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि स्पीकर ने संवैधानिक कर्तव्य निभाया है और उनके आदेश पर तर्क नहीं दिए जा सकते। दरअसल स्पीकर ने मार्च में कांग्रेस के 9 बागी विधायकों को दल बदल कानून के तहत अयोग्य करार दिया था। स्पीकर के इस फैसले को इन विधायकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर एनआईटी को कश्मीर घाटी से बाहर ले जाने की किसी भी संभावना को खारिज किया है।
कल महबूबा मुफ्ती ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने इसे शिष्टाचार भेंट करार दिया। पीटीआई के मुताबिक दोनों के बीच एनआईटी में छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा हुई। एनआईटी के श्रीनगर से बाहर किए जाने के सवाल पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह संस्थान के भीतर का मुद्दा है और इसे स्थानीय और बाहरी का मसला नहीं बनाना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने कल सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात करके राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों को विस्तार देने के मुद्दे पर चर्चा की। महबूबा मुफ्ती वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि बड़ी कंपनियों से कर्ज वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। कोर्ट ने जानना चाहा कि किसानों से वसूली के लिए उनकी जमीनें बेच दी जाती हैं तो फिर बड़े लोग कैसे बच जाते हैं। कोर्ट ने बकाया कर्ज की जानकारी सार्वजनिक करने का पक्ष भी लिया। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों के डूबे कर्ज पर मंगलवार को रिजर्व बैंक से कई सवाल पूछे। कोर्ट का मानना था कि उद्योगपतियों और कंपनियों पर बकाया कर्ज की जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। हालांकि आरबीआई ने इसे गोपनीयता का उल्लंघन बताते हुए इसका विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने कहा कि रकम इतनी बड़ी है कि इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। रिजर्व बैंक ने यहाँ ये हलफनामा दाखिल कर दिया कि भाई इसको सार्वजनिक ना किया जाए। कोर्ट ने उनसे ये बोला कि भाई तुमने क्या स्कीम निकाली है जिससे कि तुम ये इंश्योर कर सको कि आगे से कम इस तरह के रेकलेस लेंडिंग नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले पर व्यापक बहस होगी। कोर्ट ने सभी पक्षों से उन मुद्दों की सूची बनाने को कहा है जिन पर जिरह जरूरी है। इसमें वित्त मंत्रालय और इंडियन बैंक एसोसिएशन को भी पक्षकार बनाया गया है। शीर्ष अदालत ने डिफॉल्टरों पर कार्रवाई नहीं होने पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने ये भी टिप्पणी करी कि एक छोटे छोटे किसान जो हैं उनको थोड़ा सा अगर डिफ़ॉल्ट हो जाता है तुम लोग तो उनकी ज़मीन वमीन बेच देते हो, और यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग जिन्होंने हज़ारों करोड़ ले रखे हैं वो लोग पैसे पे पैसा लेते रहते हैं, उनका कुछ नहीं होता। इसका तो कुछ करना पड़ेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने डूबे हुए कर्ज में बढ़ोतरी पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट के आदेश पर आरबीआई ने उन 150 कंपनियों की सूची सौंपी है जिन पर 500 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज बकाया है। पीटीआई के मुताबिक साल 2012-13 से लेकर 2015-16 की तीसरी तिमाही तक बैंकों ने 1,14,000 करोड़ का कर्ज माफ किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। केरल हाईकोर्ट ने पुतिंगल मंदिर हादसे की जांच सीबीआई से कराने पर सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने शाम से लेकर सुबह तक मंदिरों में आवाज वाली आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। वहीं पुलिस ने कल 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुतिंगल मंदिर हादसे के 13 आरोपियों को पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया। इनमें मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव समेत 7 सदस्य शामिल हैं। ये लोग हादसे के बाद से फरार थे और मंगलवार सुबह उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इनके अलावा आतिशबाजी का ठेका हासिल करने वाले 2 कंपनियों के 6 कर्मचारियों को भी पुलिस ने पकड़ा है। Once is actually culpable homicide, not amounting to murder, and then exposes of suicide. इस मामले पर केरल हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई। अदालत ने राज्य में शाम से सुबह के बीच मंदिरों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी है। अदालत ने पुलिस को फटकार लगाते हुए पूछा कि इतने बड़े पैमाने पर छिपाए गए पटाखों का पुलिस को पता क्यों नहीं चला। हाई कोर्ट के एक जज ने सोमवार को चिट्ठी लिखकर मंदिरों में आतिशबाजी पर रोक की मांग की थी। कोर्ट ने इसे जनहित याचिका में बदल दिया। उधर मंदिरों में आतिशबाजी पर रोक के लिए 14 अप्रैल को राज्य सरकार ने भी सर्वदलीय बैठक बुलाई है। In that meeting we will discuss this, and in that meeting the concerned ministers, opposition leader and all the party leaders will be there. Then we will discuss. This is a major policy decision. We will take a proper decision after the deliberations of that meeting. पुतिंगल मंदिर में रविवार तड़के आतिशबाजी के दौरान भीषण आग लग गई थी। इसमें 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 383 लोग घायल हैं। इस आतिशबाजी के लिए मंजूरी नहीं ली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने देवनार डंपिंग ग्राउंड के बहाने कल स्वच्छ भारत अभियान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसके लिए सरकार को काम करना होगा। राहुल 2 दिनों के महाराष्ट्र दौरे पर थे, जिसका कल आखिरी दिन था। राहुल गांधी ने मुंबई में सर्राफा कारोबारियों से मुलाकात भी की। मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष मुंबई के देवनार डंपिंग मैदान का जायजा लेने पहुंचे। स्थानीय लोगों से मुलाकात के बाद राहुल ने कहा कि मुंबई देश के विकास का प्रतीक है, जहां कचरे के ढेर लगना ठीक नहीं। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन को भी निशाना बनाया।
सिर्फ स्वच्छ भारत बोलना और स्वच्छ भारत करना दो अलग बातें हैं। दुख की बात यहाँ है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, कोई विजन नहीं है कि इसको हम कैसे साफ करें। राहुल गांधी जावेरी बाजार में हड़ताल पर बैठे सर्राफा व्यापारियों से भी मिले। उन्होंने एक्साइज ड्यूटी के मामले पर व्यापारियों को समर्थन की बात दोहराई। बीजेपी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष पर सियासत करने का आरोप लगाया है। अब आग बुझ गई है और स्थिति नियंत्रण में है तो वहाँ पर जा रहे हैं। तो राहुल गांधी जी किसी भी वजह से मुंबई जब जाते हैं अपने पार्टी के काम से तो इन सब चीज़ों के सामने पहुंचकर फोटो सेशन करा लेते हैं। कुछ दिन पहले मुंबई के देवनार डंपिंग ग्राउंड में भीषण आग लग गई थी, जिसके धुएं से स्थानीय लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। ऐसे में कांग्रेस उपाध्यक्ष के वहां जाने से ये मुद्दा एक बार फिर गर्माता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें लगातार जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मेरे साथ देखिए तमिलनाडु का हाल। चलेगा जयललिता का जादू या करुणानिधि करेंगे कमाल? केरल की बात मेरे साथ, किस गठबंधन का होगा क्या अंजाम? देखिए पूर्ण चुनाव अभियान। क्या है बंगाल की तस्वीर? तृणमूल कांग्रेस का असर या फिर सीपीएम होगी मजबूत? मतदाता थामेगा कांग्रेस का हाथ या बीजेपी को मिलेगा वोटर का साथ? असम के लोगों का किसको मिलेगा साथ? खिलेगा कमल या फिर कांग्रेस का हाथ? पुडुचेरी का मैदान, कांग्रेस मारेगी बाजी या एनआर कांग्रेस का रहेगा राज? और क्या बीजेपी कर पाएगी शुरुआत? देखिए हमारे साथ पश्चिम बंगाल से, केरल से, पुडुचेरी से, असम से पल पल की खबर। देखिए लोकतंत्र 2016 सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। सरकार ने शोध और उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उन्हें बेहतर अवसर मुहैया कराने का ऐलान किया है। महिलाओं और 40% से ज्यादा विशेष रूप से सक्षम छात्रों के लिए एमफिल की अवधि 2 साल से बढ़ाकर 3 साल और पीएचडी की अधिकतम अवधि 6 साल से बढ़ाकर 8 साल कर दी गई है। महिला शोधार्थियों को 240 दिनों का मातृत्व अवकाश भी मिलेगा। साथ ही शादी होने पर महिलाओं को संस्थान बदलने की छूट भी होगी। यूजीसी ने 11 जुलाई 2009 से पहले एमफिल या पीएचडी के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को नेट परीक्षा से छूट देने का भी फैसला किया है। हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लगाई गई हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के इन कदमों से पीएचडी धारक हजारों शोधार्थियों को फायदा पहुंचेगा। Women candidates and persons with disability, more than 40% disability, will be allowed a relaxation of 1 year for MPhil and 2 years for PhD. देश के 10 राज्यों में सूखे के हालात हैं और इससे जुड़ी हम खबरें दिखाएंगे। देखिए प्यासी धरती। देश के 10 राज्यों में सूखे की समस्या विकराल रूप लेती जा रही है। सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में सूखा घोषित करने की केंद्र की नीति पर भी सवाल उठाए हैं। शीर्ष अदालत ने मनरेगा के तहत फंड जारी करने में देरी को लेकर फटकार लगाई है। कोर्ट का कहना है कि ये राशि पहले जारी होनी चाहिए। अदालत ने केंद्र सरकार से सूखाग्रस्त 10 राज्यों के बारे में ब्यौरा पेश करने को भी कहा है। केंद्र को बताना होगा कि कितने राज्यों में कितने जिले, तहसील और गांव में सूखा घोषित किया गया है और इसका असर कितने लोगों पर पड़ रहा है। हालांकि केंद्र ने कहा कि सूखा घोषित करना राज्य सरकार का काम है। इस पर शीर्ष अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि केंद्र का ये रवैया सही नहीं है। कोर्ट का कहना है कि केंद्र के पास सभी शक्तियां हैं और वो सूखे से निपटने के लिए कुछ भी कर सकती है। लोगों को मदद पहुंचाने के तरीकों को लेकर भी कोर्ट ने सवाल पूछे। महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में राहत पहुंचाने के लिए केंद्र के साथ ही राज्य सरकार भी कदम उठा रही है। सूखे और जल संकट से जूझ रहे महाराष्ट्र के लातूर में ट्रेन से पानी की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन लोगों की समस्या दूर करने के लिए ये नाकाफी साबित हो रहा है। लातूर के स्टेशन पर खड़ी ये ट्रेन
5 लाख लीटर पानी लेकर आई है। टैंकर के जरिए पानी को वाटर प्लांट में लाकर ट्रीटमेंट के बाद लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ से थोड़ा सा परमानेंट अरेंजमेंट में हम कर रहे हैं। यहाँ से वेल से ट्रीटमेंट प्लांट तक की पाइपलाइन का काम इन प्रोग्रेस है। वो एक 8-10 दिन में काम पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद डायरेक्टली यहाँ से पाइपलाइन से ट्रीटमेंट प्लांट में पानी जाएगा और वहाँ से फिर छोटे टैंकर द्वारा सिटी में वितरित किया जाएगा। एक टैंकर भेजा था, वो भी 4 घड़े मिले उसमें से। वो बोलते हैं कि 200 लीटर हम देते हैं, लेकिन कहाँ देते हैं किसको पता नहीं। महाराष्ट्र में करीब 15,000 गांव गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं। इसमें मराठवाड़ा और विदर्भ के हालात बेहद खराब हैं। जलाशयों में नाम मात्र का पानी बचा है। तालाब, कुएं और हैंडपंप सूख चुके हैं। हालात ये हैं कि कई जगहों पर धारा 144 लगानी पड़ी है। इन इलाकों से बड़े पैमाने पर पलायन भी जारी है। अली कहाँ जा रहे हैं आप लोग? कमाने जा रहे हैं। कहाँ पे? हरियाणा। क्यों जा रहे हो? पड़ गए गाँव में, कुछ है नहीं तो जा रहे कमाने के लिए। महाराष्ट्र की तरह बुंदेलखंड में भी भीषण सूखा पड़ा है। पहले फसलें बर्बाद होने और अब पानी की किल्लत के चलते इस इलाके से लोगों का पलायन हो रहा है। लोग रोजी रोटी के लिए बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को प्यास बुझाने के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है। गांव छोड़ के भी जा रहे लोग पानी के वास्ते, जहाँ पानी की अपनी सुविधा हुई वहाँ जा पे जाते। वन्य जीवों की हालत तो और भी बदतर है। पानी नहीं होने से जानवरों की बड़े पैमाने पर प्यास से मौत हो रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही दूसरे राज्यों में भी पानी की किल्लत शुरू हो गई है। देश के 9 राज्य भीषण सूखे की मार झेल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सूखे और पानी की किल्लत की खबरों के बीच मौसम विभाग से राहत की खबर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होगी। मॉनसून के सामान्य से 6% ज्यादा रहने का अनुमान जताया गया है। 2 साल के सूखे के बाद इस साल जमकर पानी बरसेगा। मौसम विभाग ने देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी बारिश की उम्मीद जताई है। अनुमान के मुताबिक इस साल 104 से 110% तक बारिश होगी, जो कि सामान्य से ज्यादा है। मॉनसून 2016 की वर्षा के सामान्य या उससे अधिक होने की संभाव्यता 94% है, जो कि दीर्घावधि औसत के 96% या उससे अधिक जिसको मानते हैं। तात्पर्य यह है कि मॉनसून 2016 वर्षा के न्यून होने की संभाव्यता मात्र 1% है। मौसम विभाग के मुताबिक अच्छे मानसून से मराठवाड़ा समेत उन इलाकों में ज्यादा अच्छी बारिश के आसार हैं जो फिलहाल भीषण सूखे और पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं। क्योंकि सूखा व्यापक क्षेत्र पे, लेकिन खास तीव्रता जो है मराठवाड़ा और बुंदेलखंड के ये भाग है। तो मोटे तौर पे ये देखा जा रहा है कि जो पश्चिमी तट है, जो कि वेस्टर्न घाट से ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होता है वो, तथा मानसून ट्रफ जोन है जिसमें कि सेंट्रल इंडिया और ये क्षेत्र भी सम्मिलित है, इनमें बेहतर होने की संभावना। हालांकि मानसून के पश्चिम तट पर पहुंचने के बारे में मौसम विभाग बाद में अनुमान जारी करेगा। मानसून के सामान्य रहने की सबसे बड़ी वजह है समुद्री सतह में तापमान बदलाव और दूसरी प्राकृतिक घटनाएं हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अल नीनो के कमजोर होने और ला नीना की स्थिति बनने से बेहतर मानसून आता है। पिछले साल सामान्य से 14% कम बारिश हुई थी, जिसके चलते अनाज पैदावार में कमी के साथ ही 10 राज्यों को भीषण सूखे का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों की मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि लगातार सूखे के बावजूद इस साल खाद्यान्न उत्पादन पिछले साल से बेहतर रहेगा। राजधानी में राष्ट्रीय खरीफ अभियान के समापन के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार फल और सब्जियों की खरीद और बिक्री के लिए रणनीति बना रही है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार दलहन उत्पादन बढ़ाने पर भी काम कर रही है। लगातार पिछले 2 साल से सूखे ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि इसके बावजूद इस साल खाद्यान्न उत्पादन पहले से बेहतर रहेगा। खरीफ अभियान कार्यक्रम में हालात से निपटने के लिए आपात योजना बनाने पर जोर दिया गया। इस दौरान दलहन उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा हुई। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार ज़्यादा उत्पादन होने का द्वितीय अग्रिम अनुमान में आया है, और जो मौसम की अभी भविष्यवाणियाँ हो रही है उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि 16-17 का जो वर्ष होगा उसमें अधिक उत्पादन होगा।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में बीजिंग की तर्ज पर कृषि का नया मॉडल विकसित करने पर काम कर रही है। इसके तहत हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली की फल, सब्जी और खाद्यान्न जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारों से बात हो रही है। दिल्ली के बाहर 100 किलोमीटर के लगभग जो इलाके हैं, रिसोर्सेज, बजटीय एलोकेशन, तमाम योजनाओं को फोकस करके इस प्रकार से विकसित करेंगे कि हम दिल्ली की 100% अगले 2-3 वर्षों के अंदर, 3 वर्षों के अंदर इसकी आपूर्ति कर सके। 2 दिनों तक चले इस कार्यक्रम में मौसम और पानी की कमी समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। इस दौरान सूखे से जूझ रहे राज्यों ने सरकार से ज्यादा आर्थिक सहयोग की मांग भी रखी। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। महंगाई के मोर्चे पर राहत मिलती दिखाई दे रही है। खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 4.83% पर आ गई, जो पिछले 6 महीने का निचला स्तर है। इससे पहले सितंबर 2015 में खुदरा महंगाई दर 4.41% रही थी। खासतौर से सब्जियों और दालों जैसे खाने पीने की चीजों के दाम घटने से खुदरा महंगाई दर में कमी आई है। फरवरी की खुदरा महंगाई दर को 5.18% से संशोधित करके 5.26% किया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई की दर गांव में 5.70% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दर 3.95% रही। दूसरी तरफ लगातार 3 महीनों की गिरावट के बाद औद्योगिक उत्पादन में भी सुधार देखने को मिला है। खनन, बिजली और उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में फरवरी के दौरान 2% की वृद्धि हुई। औद्योगिक उत्पादन में नवंबर में 3.4% की गिरावट आई थी, जबकि दिसंबर में 1.2% और जनवरी में 1.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। पिछले साल फरवरी में सूचकांक में 4.8% की वृद्धि हुई थी। औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी से भी अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही ये रिजर्व बैंक के लिए नीतिगत दरों में कटौती की गुंजाइश भी बताता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF ने कहा है कि भारत 2016-17 में 7.5% की विकास दर हासिल कर सकता है। IMF के मुताबिक इस दौरान दुनिया भर के बाजार आर्थिक मंदी से बाहर आएंगे, लेकिन विश्व के आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी रहेगी। IMF की ताज़ा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016-17 में भारत की विकास दर चीन से 1% ज्यादा रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक निजी खपत बढ़ने और औद्योगिक गतिविधियों में तेजी की बदौलत भारत आर्थिक विकास के मामले में अगले साल तक चीन से आगे निकल जाएगा। IMF के मुताबिक इस दौरान अमेरिका और चीन समेत बाकी दुनिया में विकास की रफ्तार धीमी बनी रहेगी। Global growth continues, but at an increasingly disappointing pace that leaves the world economy more exposed to negative risks. Growth has been too slow for too long. The New World Economic Outlook anticipates a slight acceleration in growth in 2016 relative to 2015 to 3.2% rate of growth, followed by a further acceleration to 3.5% in 2017. रिपोर्ट के मुताबिक 2015 में भारत की विकास दर 7.3% थी। अगले 2 साल में ये बढ़कर 7.5% तक पहुंच सकती है। वहीं 2015 में चीन की विकास दर 6.9% थी, जबकि 2016 में इसके 6.5% और 2017 में 6.2% रहने का अनुमान है। IMF के मुताबिक बाकी दुनिया में कमजोर वृद्धि के लिए बढ़ती आर्थिक और सामाजिक असमानता के साथ कर्मचारियों की तनख्वाह और भत्तों में वृद्धि न होना जिम्मेदार है। In many countries, the lack of wage growth and greater inequality have created widespread senses that economic growth has mainly been to the benefit of economic elites and mobile capital, that they've gained disproportionately, leaving too many others behind. IMF ने साल 2016 के लिए ग्लोबल ग्रोथ का अनुमान 3.4% से घटाकर 3.2% कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में ग्लोबल विकास दर 3.6% के पहले के अनुमान की बजाय 3.5% ही रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कनाडा की सरकार ने कामागाटा मारू की घटना के लिए 100 साल बाद माफी मांगने का फैसला किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ऐलान किया कि वो अपने देश की इस गलती के लिए 18 मई को संसद में एक प्रस्ताव के जरिए माफी मांगेंगे। 1914 में कामागाटा मारू में जहाज पर सवार
376 लोगों को कनाडा ने अपनी सीमा में प्रवेश की मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद जहाज को वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह भेजा गया, जहां अंग्रेज हुकूमत की तरफ से की गई गोलीबारी और उसके बाद मची भगदड़ में कई यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर सिख थे। On May 18th, I will stand in the House of Commons and offer a full apology for the Komagata Maru incident. मलेशिया में चल रहे अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत ने कल पाकिस्तान को 5-1 से हरा दिया। भारत ने मैच की शुरुआत से ही मैदान में दबदबा बनाए रखा। खेल के चौथे मिनट में ही मनप्रीत सिंह ने पहला गोल किया, लेकिन पाकिस्तान ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर बराबरी कर ली। लेकिन एसवी सुनील ने भारत को एक बार फिर बढ़त दिला दी। दूसरे हाफ में भारत ने एक के बाद एक 3 गोल करके भारत के स्कोर को 1 के मुकाबले 5 पर पहुंचा दिया। भारत की तरफ से तलविंदर सिंह और रुपिंदर पाल सिंह ने गोल किया। गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता बलराज साहनी की आज पुण्यतिथि है। 1913 में रावलपिंडी में जन्मे बलराज साहब को आज़ादी के दौर के कुछ बेहतरीन कलाकारों में गिना जाता है। बलराज साहनी को असली पहचान मिली 1953 में आई बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन से। 1953 से 1964 के दौरान बलराज साहनी ने सट्टा बाजार, नौकरी, छोटी बहन और काबुलीवाला जैसी कई बेहतरीन फिल्में की। उम्र के आखिरी पड़ाव पर 1973 में उन्होंने देश विभाजन की पृष्ठभूमि पर आधारित फिल्म गर्म हवा की। फिल्म की रिलीजिंग के अगले ही दिन बलराज साहनी इस दुनिया से रुखसत हो गए। आइए याद करते हैं बलराज साहब को उनके शानदार अभिनय की कुछ खास झलकियों के साथ। मेरी ज़ोहरत भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। मैं भी अकेली जिंदगी की घुटन से तंग आ गया। तू जाने वाले अंधेरा है मन का, दिया तो जला ले, कहाँ जा रहा है। जैसे भी होगा 3 रुपए रोज पैदा कर लिया करूंगा, दिन रात मजदूरी करूंगा। धीरे धीरे प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने। बाबुल की दुआएं लेती जा तुझको सुखी संसार मिले। और अब आखिर में हेडलाइंस। प्रधानमंत्री की बाघ संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की अपील। दुनिया के 70% बाघ भारत में, 5 साल में 22% का इजाफा। दक्षिण एशियाई वन्यजीव नेटवर्क में शामिल होगा भारत। पीएचडी के लिए महिलाओं और विशेष रूप से सक्षम को मिलेगा ज्यादा वक्त। 8 साल में पूरा कर सकेंगी पीएचडी। महिलाओं को 240 दिन मातृत्व अवकाश देने का फैसला। सूखा और मनरेगा फंडिंग में देरी पर केंद्र को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने सूखाग्रस्त 10 राज्यों का मांगा ब्यौरा। राहत पहुंचाने के तरीकों पर उठाए सवाल। मार्च में 6 महीने के निचले स्तर पर खुदरा महंगाई दर 5% के नीचे पहुंचा आंकड़ा। 3 महीने की गिरावट के बाद फरवरी में 2% बढ़ा औद्योगिक उत्पादन। और आर्थिक विकास को लेकर आईएमएफ की रिपोर्ट। दुनिया में सुस्ती के बावजूद भारत में तेजी रहेगी बरकरार। चीन से 1% ज्यादा रहेगी वृद्धि दर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।